प्रिय साथियों नमस्कार। आइए सुनते हैं 27वां भाग आपके अपने कृष्णपाल के स्वर में। संध्या के पहले बरवा सागर के मुखिया और पंच रानी से मिलने के लिए आए। नजर नौछावर हुई। रानी ने सबसे कुशल क्षेम की वार्ता की। जब एकांत पाया, थानेदार ने रानी को सागर सिंह के विषय में सूचना दी। मालूम हुआ कि खिसनी के जंगल में आश्रय पाए हैं। खिसनी का जंगल बरवा सागर से 12 मील दूर था। थानेदार को उन्होंने आदेश दिया, सवेरे 8 बजे तैयार रहना। किसी को मालूम न होने पाए। सवेरे सब तैयार हो गए। ठीक समय पर उन्होंने मोतीबाई को बुलाकर कहा, तुम यहीं रहो, खुदा बख्श की मरहम पट्टी और देखभाल करना। मोतीबाई ने पलकें नीची कर ली और बोली, मैं तो सरकार की सेवा में चलूंगी। क्या किसी ने प्रार्थना की है? नहीं, मैं ही कह रही हूँ, रानी ने उत्तर दिया। मोतीबाई ने चलने का हठ किया। उसकी अन्य सहेलियों ने भी अनुरोध किया। रानी मान गई। रानी अपनी और बरवा सागर के थाने की टुकड़ी को लिए हुए चल दी। उन्होंने इस टुकड़ी के 2 भाग किए। एक को दीवान रघुनाथ सिंह की अधीनता में रावली की ओर रवाना किया और दूसरी को शोम लेकर खिसनी के जंगल की ओर चल दी। दीवान रघुनाथ सिंह ने सागर सिंह की हवेली घेर ली। एक गांव वाले से कहलवा भेजा, हथियार डालकर मेरे पास आ जाओ, रानी साहब कुछ रियायत कर देंगी, नहीं तो हवेली की ईंट से ईंट बजा दूंगा। गांव वाले ने कहा, कुंवर सागर सिंह हवेली में नहीं है। रघुनाथ सिंह, तब तो हवेली को पटक देने में और कुछ भी सुविधा रहेगा। परंतु जब उसको निश्चय हो गया कि सागर सिंह हवेली में नहीं है, उसने रानी के पास संदेशा खिसनी की ओर भेज दिया। खुद हवेली का घेरा डाले रहा। रानी जब जंगल को घेरने की योजना तैयार कर रही थी, तब उनको यह संदेशा मिला। उनका मन कह रहा था कि सागर सिंह इसी डांग में है। जासूस ने घंटे भर के भीतर सूचना दी। 2 पहाड़ियों की दून के सिरे पर एक बड़ी सी पर्णकुटी में बागी खाने पीने की तार में लगे हुए हैं। उनके पास घोड़े हैं। रानी ने दोनों पहाड़ियों की ऊंचाइयां बंदूक वालों से घिरवा ली और दून के सिरे पर भी कुछ आदमी भेज दिए। स्वयं तीनों सहेली और मोतीबाई के साथ दून के निकास पर 2 कतारों में ओट लेकर घोड़ों समेत ठहर गई। उनकी आज्ञा थी कि ऊपर वाले सिपाही धीरे धीरे दून के ढाल की ओर बढ़ें और जब डाकुओं से जरा निकट आ जाएं, तब बंदूक की बाड़ दागें। ऐसा ही किया गया। डाकू बेहद घबरा गए। खाना पीना और साज सामान छोड़कर घोड़ों की नंगी पीठ पर सवार हुए दून के निकास की ओर भागे। ऊपर 3 ओर से बंदूकें चल रही थी, परंतु डाकुओं का एक आदमी भी घायल तक नहीं हुआ। निकास पर पहुंचते ही उनके ऊपर सामने से 5 बंदूकें चली। घोड़े मरे, डाकू घायल हुए। उन लोगों ने बंदूकों से जवाब दिया, परंतु रानी का दल आड़ लिए हुए था, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ा। डाकू सिर पर पैर रखकर इधर उधर भागे। काशी, सुंदर और मोतीबाई ने अलग अलग पीछा किया। रानी और मुंदर के पास से जो डाकू घोड़े पर सवार जरा पीछे निकला, वह सतर्क था। नंगी तलवार हाथ में, गले में सोने का जेवर, वस्त्र भी उसके अच्छे थे। जो वर्णन उनको सागर सिंह का मिला था, उससे इस डाकू सवार की हुलिया मिलती थी। रानी ने निर्णय किया कि यही सागर सिंह है। रानी ने मुंदर को मुस्कुराकर इशारा किया। मुंदर ने होठ दाबे और सपाटे के साथ उस पर टूटी। रानी दूसरी बगल से। सागर सिंह ने घोड़ा तेज किया। इन दोनों ने पीछा किया। जब तक मार्ग उबड़ खाबड़ रहा, सागर सिंह बसता हुआ चला गया। जब मार्ग कुछ समतल आया, जमीन मुलायम और कीचड़ वाली मिली, सागर सिंह का घोड़ा अटकने लगा। रानी और मुंदर ने के घोड़े बहुत प्रबल थे। दोनों काठिया बाड़ी। सागर सिंह को एक ओर से मुंदर ने दबाया और दूसरी ओर से रानी ने। रानी गले में हीरो का दमदमाता हुआ कंठा डाली थी। उनको देखते ही सागर सिंह समझ गया कि जिस रानी के विषय में बहुत सुना करते थे, वह स्वयं आज इसी अक्षण उसके प्राणों की ग्राहक बनकर आ कूदी है। आत्मरक्षा के भाव से प्रेरित होकर उसने रानी पर वार किया। तुरंत मुंदर ने चपल गति से अपनी तलवार उस पर ढाई। वार ओछा पड़ा घोड़े की पीठ पर। उधर रानी ने घोड़े को फुर्ती के साथ जरा सा रोका। वह कुछ अंगुल पीछे हुई और सागर सिंह का वार उससे आगे खिंच गया। रानी ने अपनी तलवार ऐसी कसी कि सागर सिंह की तलवार के 2 टुकड़े हो गए। उसने अपने घोड़े को बहुत खींचा और दाबा, परंतु उसकी पीठ कट चुकी थी। मुंदर ने सागर सिंह की गर्दन को ताक कर तलवार उबारी की। रानी ने तुरंत कहा, जीवित पकड़ना है। और रानी ने इस तरकीब से अपना घोड़ा सागर सिंह की बराबरी पर किया कि वह सट गया।
रानी ने सागर सिंह की कमर में अपना हाथ डाला। मुंदर समझ गई कि क्या करना है। दूसरी ओर से उसने अपना हाथ उसकी कमर में लपेट दिया और झटका देकर घोड़े पर से उठा लिया। घोड़ा पीछे रह गया। सागर सिंह ने इस वज्रपात में से निकलने खिसकने की बहुत कोशिश की, परंतु वह सफल ना हो सका। उसने अपने दांतों को काम में लाने का प्रयत्न किया। रानी ने कहा, सावधान, यदि मुंह खोला तो तलवार ठूस दूंगी। सागर सिंह को रानी और मुंदर के बल की प्रतीति हो गई और उसने अपनी रक्षा को अपने भाग्य के हवाले कर दिया। थोड़ी दूर चलने पर रानी के दस्ते के लोग सिमट आए। सागर सिंह उस वज्रपात में से निकलना और रस्सियों से बांध लिया गया। घोड़े पर लादकर यह टुकड़ी एक जगह ठहर गई। मोतीबाई काशी और मुंदर की बाट देखने लगी। रानी ने बिगुल बजवाया। वे तीनों थोड़ी देर में उस स्थान पर आ गई। मालूम हुआ कि बाकी डाकू निकल भागे। दीवान रघुनाथ सिंह को समाचार देकर रानी बरवा सागर की ओर चली गई। उन्होंने कहा, ये भागे हुए डाकू इस समय हाथ नहीं लगेंगे, समय काफ़ी हो चुका है। बरवा सागर संध्या के पहले पहुंच जाना चाहिए। रानी संध्या के पहले ही बरवा सागर पहुंच गई। सागर सिंह सख्त पैवरे में रख दिया गया। रात होने के पहले रघुनाथ सिंह अपने दल समेत आ गया। रानी की बुद्धि और विकट वीरता की घर घर महिमा बखानी जाने लगी। दूसरे दिन गांव में चर्चा फैल गई। उस समय सागर सिंह रानी के सामने पेश किया गया। उसने प्रणाम किया और पैर छूने के लिए हाथ बढ़ाने चाहे, पहरे वालों ने रोक दिया। रानी ने पूछा, तुम्हारा नाम? उसने दिया, कुंवर सागर सिंह, श्रीमंत सरकार। रानी ने कहा, कुंवर होकर यह निकृष्ट आचरण कैसा? रानी मुस्कुराई। सागर सिंह उस मुस्कुराहट से कांप गया। सागर सिंह बोला, सरकार, हमारा वंश सदा लड़ाइयों में भाग लेता रहा है। महाराज ओरछा की सेवा में लड़ा, महाराज छत्रसाल की सेवा में रहकर युद्ध किए। जब अंग्रेज आए तब उनकी अधीनता जिन ठाकुरों ने स्वीकार नहीं की उनमें हम लोग भी थे। हमको जब दबाया गया हम लोग बिगड़ खड़े हुए और डाके डालने लगे। मैं अपने लिए और अपने साथियों के लिए गंगा जी की शपथ लेकर कह सकता हूँ कि हम लोगों ने स्त्रियों और दीन दरिद्रों को कभी नहीं सताया। रानी ने कहा, इन दिनों जिन लोगों पर तुमने डाके डाले हैं वे सब मेरी प्रजा हैं, अंग्रेजों की नहीं। डाके के लिए दंड प्राणों का है, तैयार हो जाओ, तुम्हारे साथी भी न बचेंगे और न तुम्हारे उनके घर सब मिट्टी में मिलवा दूंगी। सागर सिंह ने कनखियों से रानी को देखा। उसने इतनी बड़ी, ऐसी करारी और प्रभावपूर्ण आंखें ना देखी थी। उसको ऐसा लगा मानो साक्षात दुर्गा सामने खड़ी है। सागर सिंह बोला, सरकार, मैं कुछ प्रार्थना कर सकता हूँ? रानी ने अनुमति दी। सागर सिंह ने प्रार्थना की, मुझको प्राण दंड गोली या तलवार से दिया जाए, फांसी से नहीं। यदि फांसी दी गई तो मेरा और मेरी जाति का अपमान होगा। बागी बढ़ जाएंगे, घटेंगे नहीं सरकार। रानी, तुमको यदि छोड़ दूं तो क्या करोगे? सागर सिंह, श्रीमंत सरकार के सामने झूठ नहीं बोलूँगा। यदि काम न मिला तो फिर डाके डालूंगा, परंतु सरकार के राज्य में नहीं। रानी, यदि मैं कहूँ कि तुम डाके बिल्कुल न डालो तो इसके बदले में क्या चाहोगे? सागर सिंह, सरकार के चरणों की नौकरी, जहाँ रहकर लड़ाई में कल की अपेक्षा अधिक पराक्रम दिखला सकूं। रानी, तुम्हारे साथी कितने हैं? सागर सिंह, जंगल में 15-16 थे, गांव में 60-65 हैं और अदृष्ट सहायक मेरे सब नातेदार। रानी, वे लोग क्या करेंगे? सागर सिंह, सरकार की आज्ञा हुई तो सरकार की सेना में मेरे साथ नौकरी। रानी, यदि मैंने आज्ञा ना दी तो? सागर सिंह, सरकार के राज्य के सिवाय और सब जगह उनकी बगावत का अधिकार क्षेत्र चाहूँगा। रानी, तुमको मैं इसी समय छोड़ दूँ तो सीधे कहाँ जाओगे? सागर सिंह, सरकार झांसी। रानी, तुम सबसे बड़ी सौगंध किसकी मानते हो? सागर सिंह, गंगा जी की, सरकार के चरणों की, अपनी तलवार की। रानी, मैं तुमको छोड़ती हूँ सागर सिंह, सौगंध खाओ और अपने साथियों सहित झांसी की सेना में भर्ती हो जाओ। सागर सिंह ने सौगंध खाई। रानी ने उसको छोड़ दिया। वह उनके पैरों में गिर पड़ा, हाथ जोड़कर बोला, सरकार, मैं झांसी चलूँगा, वहाँ सेना में भर्ती होने के उपरांत घर लौटूंगा और अपने साथियों को बटेर कर झांसी ले आऊँगा, फिर उन सब को भर्ती करवाऊँगा। नहीं सागर सिंह, रानी ने कहा, मैं बरवा सागर तब छोड़ूंगी जब तुम्हारे सब साथी मेरे सामने आ जाएं और सौगंध खा जाएं, नहीं तो मैं उनको पकड़ूंगी और दंड दूंगी।
मेरा नाम कुंवर सागर सिंह नहीं, जो मैंने सरकार के सामने सबको पेश न किया। सागर सिंह ने दम को दबाते हुए कहा। आंखों में झेप थी। रानी जरा हंसी और सोचने लगी। बोली, तुमको कुंवर शब्द से संबोधन करने के पहले मेरा एक और सामंत इस पदवी को पाने का पात्र है, वही जो तुमको पछाड़ने के लिए तुम्हारी हवेली में पहुंच गया था और जिसको तुमने घायल कर दिया था। सागर सिंह बोला, सरकार, उस दिन यदि मैं उस सामंत को घायल न कर पाया होता तो मैं किसी प्रकार भी न बच पाता। रानी, वे यही है, अभी अस्वस्थ है। सागर सिंह, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, अक्षमा मांगूंगा। रानी ने खुदाबख्श की कुशल वार्ता मंगवाई। वह एक सिपाही का सहारा लेकर आ गया। सागर सिंह ने उसको अभिवादन किया। रानी ने कहा, क्या हाल है? खुदाबख्श ने उत्तर दिया, इतने बड़े स्वामी की दया होते हुए हाल बुरा हो ही नहीं सकता। जिस समय सरकार के पराक्रम की बात मालूम हुई, उसी समय दुख दर्द एक स्वप्न सा हो गया। रानी ने कहा, तुमने सुन लिया होगा कि मैंने अपराधी को छोड़ दिया है। खुदाबख्श बोला, मैंने सरकार की दया का सवाल सुन लिया। रानी ने कहा, आज से तुम कुंवर खुदाबख्श कहलाओगे और यह कुंवर सागर सिंह। जितने लोग अनोखी सूरवीरों के काम करेंगे वे सब कुंवर कहलाएंगे और उनका वर्ग कुंवर मंडली के नाम से राज्य के कागज पत्रों में संबोधित होगा। खुदाबख्श गदगद हो गया और पैर छुए और बोला, सरकार, कुंवर मंडली का नाम सच्चा तब होगा जब आपके कदमों की सेवा करते हुए हम सबके सिर कटें। रानी ने कहा, जाओ कुंवर खुदाबख्श, आराम करो। खुदाबख्श बोला, माता का आशीर्वाद मिल गया, अब आराम ही आराम है। सागर सिंह, रानी ने कहा, तुम्हारा नाम हमारे कागजों में कुंवर युक्त लिखा जाएगा, परंतु मुझको बराबर कुंवर, राव, दीवान इत्यादि कहने में अड़चन जान पड़ती है। क्या बुरा मानोगे? सागर सिंह का गला रुंध गया। जिस मनुष्य ने एक दीर्घ समय डकैती और बटमारी में बिताया था, उनको जान पड़ा मेरे भीतर कुछ पवित्र भी है। हाथ जोड़कर बोला, नहीं सरकार, कभी नहीं। यदि मेरा आधा नाम ही लिया जाएगा तो बहुत है, मुझको अक्षमा किया जाए। कुंवर रघुनाथ सिंह ने कहा, जब हम लोग पूरे कुंवर की पदवी पर पहुंच जाएंगे तब हमारा नाम आधा लिया जाएगा। भाग 27 यहीं पर समाप्त करते हैं। कृपया चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।